अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लाइव सेशन है कनेक्टेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, आज हम यहाँ अली रजा के साथ मौजूद हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे, आज इनके अचीवमेंट्स के बारे में, आजकल ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इनके क्या फ्यूचर गोल्स हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे। जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ओके ओके। सो सबसे पहले व्यूअर्स को अपने बारे में डिटेल में बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच राबिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और अपने बारे में मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं पाकिस्तान सरगोदा से मेरा ताल्लुक है। और बाय प्रोफेशनली आई एम इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। और अभी आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम पाकिस्तान 2007 से। और फिर उसके बाद मैं मिडल ईस्ट में आ गया, जो मैंने फिर जॉब की यूएई में कुछ 3-4 साल जॉब की। और अभी मैं जो हूँ वो सऊदी अरेबिया में एक कंपनी के साथ एज इंस्पेक्शन इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो सरगोदा से सऊदीया कंपनी के साथ जॉब करना, ये सफर कैसा रहा, कैसे हुआ ये सब। एक्चुअली ये कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे जो है वो अंकल इस फील्ड में थे ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उसमें। और उन्होंने मुझे गाइड किया जब मैंने मैट्रिक की, उसके बाद कि कौन सी स्टडी करनी चाहिए। और फिर जो मैंने टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन ली और उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया, वो मुझे फ़ील्ड में लेके आए। लेकिन फ़ील्ड में आने के बाद ज़ाहिर है मेहनत करना पड़ती है, सीखना पड़ता है, सीनियर्स के साथ काम किया, हार्ड वर्क किया बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ें साथ में सीखने वाली थी, टाइम टू टाइम वो चीज़ें लर्न करते रहे। और हमारी इस फ़ील्ड के अंदर जो है, जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, उसमें फ़ील्ड में जाने के बाद भी ख़ास किस्म की जो है वो आपको सर्टिफ़िकेशंस करनी पड़ती हैं, जो चूँकि आप इंस्पेक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो आपको जो है वो सर्टिफ़ाइड होना पड़ता है, क्योंकि आपके आपके बिहाफ़ पे जो है वो अपनी चीज़ें रिजेक्ट और एक्सेप्ट करनी होती हैं। तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, वो की, पाकिस्तान से की, फिर यहाँ मिडल ईस्ट से की। तो थ्रू आउट द कैरियर हार्ड वर्क किया, और साथ में जितना हम सीख सकते थे सीनियर से वो सीखा, और फिर जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से सर्टिफिकेशंस भी की। ओके ओके, तो मोस्टली लोगों का कहना है कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री है ये आपको फायदा नहीं देती, आप करें या ना करें बराबर है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। नहीं, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत बात है। इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ग्रूमिंग के लिए। और जहाँ तक बात है जॉब की, तो चूँकि हम जॉब के प्रॉस्पेक्टस से ज़्यादा देखते हैं, तो जॉब इसमें बहुत जल्दी मिल जाती है। बल्कि इंजीनियरिंग के बारे में ये कहा जाता है कि क्विक अर्निंग जॉब है। आपको अगर गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो राबिया उसके अलावा प्राइवेट फर्म बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे डेस्कॉन इंजीनियरिंग है और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं। और फिर इसके बाद जो हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है वो मिडल ईस्ट है, जिसमें सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ जहाँ पे ऑयल एंड गैस की रिफाइनरीज़ हैं, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, चूँकि यहाँ पे वो ईज़िली आ सकते हैं, वीज़ा मिल जाता है उनको। तो यहाँ पे काम के ज़्यादा उनके लिए चांसेस हैं, मौके हैं। और अभी आजकल की गवर्नमेंट जो है उनका फ़ोकस भी यही है कि कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में ज़्यादा काम किया जाए। तो मेरे ख़्याल में इंजीनियरिंग बहुत आला डिग्री है। और जो भी अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, उनको जो है वो होपफुल रहना चाहिए कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है उनके लिए ये फ़ील्ड जो है अर्निंग, क्विक अर्निंग जो है इसका बेस बनती है। ओके ओके। इंजीनियरिंग का रास्ता भी किसी और ने दिखाया था या अपनी मर्जी से चूज किया था। नहीं राबिया, मैं अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, चूँकि मुझे पता नहीं था। ज़ाहिर है जैसे हर स्टूडेंट के साथ होता है कि जब वो मैट्रिक कर लेता है, वो इतना विज़न क्लियर नहीं होता फ्यूचर के बारे में।
तो मैं जैसे आपको पहले बताया है कि मेरी फील्ड हमारी फील्ड के अंदर मेरे बहुत करीबी रिलेटिव मेरे अंकल थे और मेरे कुछ बड़े कज़न थे। उनको जब मैं देखता था तो मेरे अंदर शौक होता था कि ये लोग जहाँ पे जॉब करते हैं, मैं भी वहाँ पे जॉब करूँगा। इनकी रिस्पेक्ट होती है जब ये घर आते हैं या जाते हैं छुट्टी वापस। तो फिर वो गाइड भी मुझे करते थे कि ये वाली क्वालिफ़िकेशन लेनी है, ये वाली डिग्री लेनी है। तो कुछ मुझे जो है ना वो आइडिया था भी, लेकिन मुझे गाइड किया गया था अपने बड़ों की तरफ से जो पहले मुझसे पहले इस फ़ील्ड में थे। ओके ओके। सो डू यू हैव एनी रिग्रेट कि आपने इंजीनियरिंग चूज कर ली, कुछ और चूज कर लेते, या आप खुश हैं, इट्स योर पैशन? नहीं, मैं खुश हूँ अभी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने इतना कुछ इस जॉब में आके अर्न किया है कि मैंने जो है वो अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। मैंने अपने घर वालों के लिए बहुत सारा कुछ कर लिया, अपने लिए बहुत अच्छा कुछ कर लिया। और अब मुझे मेरा पैशन भी है, मुझे ये इंडस्ट्री, ये फ़ील्ड बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि इसमें आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके काम करते हो, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके काम करते हो, आपको एक इंटरनेशनल एक्सप्लोयर मिलता है और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी अर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो आई एम हैप्पी नाउ, बट मेरा जो अपना ज़ाती शौक था अब तो यही है, लेकिन मुझे टीचिंग का और ये चीज़ें लोगों को बताने का, बोलने का, कि लोग मेरी बात सुनें, लोगों को मैं कुछ जिस तरह आप कह सकते हैं एक स्पीकर किसी भी फ़ील्ड में, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था और अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ है। तो उसी लेकिन अभी मैं जिस फ़ील्ड में हूँ आई एम सैटिस्फाइड और ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है। ओके। तो सऊदी अरेबिया जाने के बाद आपको किन किन इश्यूज का सामना रहा, किस तरह के मसाइल फेस करना पड़े? सऊदी अरब आने के बाद इश्यूज़ यहाँ पे जो होते हैं वो कंपनीज़ ज़ाहिर बात है आप किसी भी जब फ़र्म के साथ काम करने के लिए आते हो, तो चूँकि ये प्राइवेट फ़र्म्स होती हैं, तो आपको इश्यूज़ रहते हैं छोटे-मोटे। लेकिन हमारी इस फ़ील्ड में जैसे मैंने कहा है कि जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, उनको होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपके सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए। तो मुझसे पहले बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मेरे सीनियर्स जो मेरे साथ पाकिस्तान में जॉब करते थे, वहाँ पे मेरे सीनियर्स थे। वो यहाँ सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ कंपनियों में आ चुके थे। यूएई में जब मैं गया तो मेरे वहाँ पे सीनियर्स जानने वाले थे। तो वो गाइड करते हैं और हम अभी अब हम मुझे जॉब करते हुए 10-11 साल हो गए हैं। तो यही चीज़ जो है वो अब हमारे अंदर है, जो भी नया बंदा आता है इस फ़ील्ड में उसको जो जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो जो सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं और उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो कुछ ख़ास ऐसे इश्यू नहीं थे, जो थे भी तो वो उन सीनियर्स की मोहब्बत है, उनकी मेहनत से वो हमें कुछ इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा। ओके ओके, एक्सीलेंट। तो आपके नेक्स्ट क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? नेक्स्ट 5 इयर्स में आप खुद को कहाँ देखते हैं? 5 इयर्स में, 10 इयर्स में? अ, मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है कि ज़ाहिर बात है कि आप बहुत लॉन्ग टाइम ये जॉब नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे आपकी जो है फिज़िकल अपीयरेंस चाहिए होती है, आपको जो है वो फिज़िकल फिट भी रहना पड़ता है ये जॉब करने के लिए। और फिर आप फैमिली से दूर होते हैं, ये चीज़ भी होती है, आप घर वालों से दूर होते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो आपके जहाँ पे आप रहते होते हैं, उससे आप बिल्कुल कट ऑफ होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर ये चीज़ें पैदा करती हैं कि वापस जाना चाहिए, जॉब हो गई, करियर ख़त्म करना चाहिए, कोई और करियर स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं भी सोचता हूँ कि मुझे 5 साल या 6 साल जो भी और जॉब करनी है, जब तक मैं फिट हूँ और मेरी परफ़ॉर्मेंस ठीक है, मैं खुद सैटिस्फाइड हूँ अपनी परफ़ॉर्मेंस से, तो मैं करूँगा। तो उसके बाद फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि मैं वहाँ जाके कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें मैं लेक्चर्स दे सकूँ, ट्यूशन पढ़ा सकूँ, चाहे वो टेक्निकल हो, क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन है, मैंने वर्क किया हुआ है टेक्निकल फ़ील्ड के अंदर, मेरे पास अच्छा नॉलेज है। और मैं कुछ ऐसा ही सोचता हूँ कि मैं जाके शायद कोई न कोई अकेडमी जहाँ पे मैं लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर सकूँ, उनको गाइडलाइन दे सकूँ फ्यूचर के हवाले से। ओके ओके। ये जो जितने भी सारे शौक आपने बताए हैं, ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं कि आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और शौक मैं पूरे कर भी रहा हूँ। अभी मैं अपनी जॉब के साथ-साथ यहाँ पे मैं आप ही की तरह जो है वो इंटरव्यूज़ कैंपेन भी चला रहा हूँ।
लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ेकार है, क्योंकि मैं जो व्लॉग बनाता हूँ वो भी लोकल अपनी लैंग्वेज जो पंजाबी है उसमें बनाता हूँ। कुछ अपने एक्सपीरियंस जो हैं, जो अपने लोकल, चूँकि हम गाँव से तल्लक रखने वाले हैं, तो गाँव की जो कल्चरल अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जो लोग अभी मिस कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं, या लोग जो सुनना चाहते हैं, वो जो क्लेम करते हैं लोग दूसरों को, यार बुजुर्ग ये करके गए, बड़े आदमी ये करके गए, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं अपने शौक को उस तरीके से पूरा कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं वीडियोज़ अपनी बनाता हूँ। फिर अभी मैंने जो है वो इंटरव्यूज़ वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें मैं जो है अपने इलाके के जो है वो लोग जो किसी भी तरह से इंसानियत की खिदमत के साथ वाबस्ता हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हों, चाहे वो वकील हज़रात हों, चाहे वो पुलिसमैन हों, चाहे वो कोई और भी किसी तरीके से सोशल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ और एनकरेज करता हूँ बाकी लोगों को भी ऐसा करने के लिए। तो शौक जहाँ तक मुझे ऑनलाइन इजाज़त देती है, वहाँ तक मैं अपना पूरा कर रहा हूँ शौक। ओके, ओके, तो क्या रीज़न थी, क्यों इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट की? पंजाबी लैंग्वेज में ही क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत दफ़ा मुझसे हुआ है कि पंजाबी लैंग्वेज, चूँकि अगर आप जैसे देखो पंजाबी में अगर आप इंटरव्यूज़ करते हो, व्लॉग बनाते हो, तो वो एक स्पेसिफ़िक हो जाता है एक कम्युनिटी के लिए, पंजाबी लोगों के लिए। और फिर पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ा पंजाब है, उसमें आपकी डेफ़िनेटली। जो है वो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हैं। आप जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे जिस अंदाज़ से मैं बोलता हूँ, अब मुझसे ज़्यादा जो दूर मियाँ वाली के हज़रात हैं या फिर जो बाकी सराइकी लोग हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट पंजाबी बोलते हैं। तो फिर ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैंने बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे बेसिकली जो लगता था, मैं ये नहीं फेम नहीं चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता था कि मैं अपनी ज़बान में अपने लोगों को एड्रेस करूँ और अपने लोगों के साथ जो है इंट्रोडक्शन को बढ़ाऊँ, उनके साथ जो चीज़ें हमारी पंजाब की और स्पेसिफिक हमारे इलाके की जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उनको जो है वो उजागर किया जाए, उनको लोगों के सामने रखा जाए, और नेगेटिव चीज़ें जो हमारे लोगों में पाई जाती हैं या कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स जो हमारे हलकों में पाए जाते हैं, जो किसी तरह से भी हमारे दरमियान नेगेटिव किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनको एक्सपोज़ करने के लिए। तो ये सिलसिला तो इसलिए मैंने जो है वो स्पेसिफिक पंजाबी लैंग्वेज में रखा है, है। और फिर अभी जो है वो मेरा प्लान है कि मैं अभी वीकली बेस पे जो है वो प्रोग्राम भी कुछ लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ लोगों को गेस्ट को बनाया करूँगा, और कोई भी एक सकाफ़ती कल्चरल जो भी चीज़ है, उसको एक टॉपिक रख के उसके ऊपर डिस्कस की जाएगी। ओके, ओके। सो बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे कुछ कर रहे हैं, तो दैट्स जस्ट फॉर अर्निंग पर्पस। आप जस्ट अर्निंग के लिए कर रहे हैं, आप जस्ट अटेंशन सीकर हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? राबिया, शायद आप जो है वो ज़्यादा मेरे साथ एग्री नहीं करेंगी, लेकिन लाइफ़ में आप चूँकि लाइफ़ रन करनी है आपने, आप ज़िंदगी में जो है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे आप अभी जो है माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ यहाँ तक नहीं रोक सकते, आपके साथ फैमिली होगी, आपके साथ अपनी कम्युनिटी है, आपने अपनी लाइफ़ को रन करना वो करना, वो कुछ नेगेटिव बात नहीं है। आपको जिस तरीके से, जहाँ से भी, जैसे भी आप अर्निंग करते हो अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए, दैट इज़ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली चीज़ है। सेकंडली कि आप अर्निंग को ही अगर आप अपना मकसद बना लेते हो, तो फिर आपका जो एम होता है, उससे आप बाज़ दफ़ा जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हो, आप डिट्रैक हो जाते हो। क्योंकि फिर आपका फुली जो फ़ोकस है वो अर्निंग पे चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बाकी देखने वालों को भी यही एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ करो, चाहे फ़ेसबुक पे आप या यूट्यूब पे जो है वो ये लेक्चर या व्लॉग का सिलसिला करो, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो अर्निंग तो है ही है, लेकिन अपना जो आपका मकसद है उसको आप लाज़मी सामने रखो। फिर आपको जो है वो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलना होगी। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। सो हियर आई वांट टू आस्क कि इसके इन सब के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आप अपना फ्री टाइम में क्या करते हैं? किस तरह से अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं? अ, फ्री टाइम में राबिया, मैं जो है वो गेम का मुझे बहुत शौक है, और ये जो ऑनलाइन या कंप्यूटर पे बैठकर या इंडोर गेम्स हैं, ये इनमें मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही रहा है। मुझे फ़िज़िकल गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर गेम जो भी हो अल्लाह का शुक्र है खेल लेते हैं।
लेकिन क्रिकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैं रेगुलर खेलता हूँ। यहाँ पे भी जब हमारे पास वीकेंड होते हैं तो मैं खेलने जाता हूँ। हमारी यहाँ टीम बनी हुई है, पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी के मैचेस होते हैं और वो खेलते हैं। और उसके अलावा जो वीक डेज होते हैं, जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं, उसमें जो मेरे पास फ्री टाइम होता है शाम को, उसमें जो है वो यूट्यूब देख लिया, कोई ना कोई किसी का लेक्चर सुन लिया, खुद अपनी कोई वीडियो बना ली, किसी गेस्ट से बात कर ली। तो कुछ ना कुछ मतलब लर्निंग चलता ही रहता है फ्री टाइम में। और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, चाहे वो दोस्तों के साथ गपशप हो, चाहे उनके साथ कहीं पार्टीज पे जाना हो, चाहे ग्राउंड में टाइम स्पेंड करना हो, तो वो ऐसे करके मैनेज करता हूँ। सो आई एम रियली सॉरी व्यूअर्स, देयर सम इंटरनेट इशू जिसकी वजह से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, बट अली रज़ा हमें बहुत जल्द ज्वाइन कर रहे हैं और हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे जस्ट इन फ्यू सेकंड्स इंशाल्लाह। सो ही इज हियर विद अस। यस। जी, कुछ इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से आई कुडंट कंटिन्यू। सो नो इशू। हॉबीज के बारे में बताइएगा, प्लीज कंटिन्यू। मैं वही बता रहा था राबिया कि मुझे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें गेम करना, गेम में मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, दोस्तों के साथ पार्टीज, खाना वाना, सिटिंग करनी, बैठना, चैट करनी, फिजिकल, नॉट ऑनलाइन के ये व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे। तो मुझे ज़्यादा, और ये इंडोर जो गेम है ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे वीडियोज़ गेम या इंटरनेट पे खेलना, ये नहीं है। तो मैनेज में यही है कि जब छुट्टी होती है तो मैं गेम करता हूँ, और जब छुट्टी नहीं होती, मेरे वीकडेज़ होते हैं, तो उसमें जो है वो यूट्यूब पे कुछ लर्न कर लेना, कुछ वीडियोज़ देख लेना, या शाम को खुद किसी गेस्ट को बुला के वीडियो कर लेना। और यही आजकल हॉबीज़ चल रही हैं। ओके, तो बुक्स पढ़ने का शौक किस हद तक है? बुक्स पढ़ने का शौक राबिया था, मतलब मुझे जब स्टूडेंट था और स्टूडेंट के बाद भी बुक्स पढ़ता था मैं। और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल बुक्स नहीं पढ़ता था, बस कुछ किसी शायर की बुक पढ़ लेनी या कुछ इस तरह करके, कुछ स्पेसिफिक नहीं। लेकिन अब बहुत शौक है, अब बुक्स तो खैर नहीं, लेकिन जो है वो वीडियोस यूट्यूब पे ऐसी ऐसी हैं कि जिसमें आप कुछ भी, जैसे हिस्टोरिकल आपने कोई चीज सुननी है, किसी कोई भी किसी किस्म के भी अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो, तो अब मुझे फील होता है कि बहुत अरसे से हो रहा था, तो अब वो लर्निंग चल रही है थ्रू यूट्यूब, नॉट थ्रू बुक्स। ओके, ओके। सो अगर हमारी रीडिंग हैबिट है ही नहीं, हमें पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो हम अपनी रीडिंग हैबिट को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? नहीं, रीडिंग हैबिट्स जो है वो तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप समझते हो आपको नॉलेज लेने हैं, अगर आपको एक जो है वो किसी चीज को लीड करना है, जैसे आप माशाल्लाह से एक प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, या मैं अपने पेज को लीड कर रहा हूँ, तो अगर आपको लीड करना है तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे बात करने का मकसद ये है कि अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मुझे बुक्स रीडिंग का कुछ इतना वो मिलता नहीं है, इतना चांस नहीं मिलता है। तो मैं उसी चीज को जो है वो यूटिलाइज कैसे करता हूँ कि मैं फिर वीडियोस देख लेता हूँ।
अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप बुक्स पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? ये दोनों चीज़ें किसी हद तक आपस में लिंक हैं, लेकिन लिखना जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। सम टाइम आप रीडर इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन राइटर बहुत अच्छे होते हैं, और सम टाइम आप राइटर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप रीड कुछ चीज़ों को जो है वो इतने शौक से नहीं करते। तो जिस हद तक ज़रूरत पड़ती है, और किसी को भी जिस हद तक ज़रूरत पड़े, लिखने के बाद पढ़ने की और पढ़ने के बाद लिखने की, वो अपनी जो है वो अपने अंदर जो है वो देखता रहे, अपने ऊपर जो है वो ये चीज़ें करता रहे, और उसको उसी हिसाब से अपनी रेशो बना के करना चाहिए। ओके, ओके। सो आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? कामयाबी राबिया मेरे नज़दीक बहुत सिंपल है। जब आप किसी के मोहताज नहीं हैं, जब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो आप कामयाब इंसान हैं, फॉर मी। कि आप इतना कुछ कर रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो फॉर मी आप कामयाब हैं। अब उससे ऊपर आप कितना चले जाते हैं, आप क्या कुछ कर लेते हैं लाइफ में, वो आपके अचीवमेंट्स हैं। वो आप जितना करें, वो आपके अंदर अल्लाह ताला ने जितनी सैलियत, जितनी एबिलिटी दी है, जितने अल्लाह ने आपको मौके दिए हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो फर्स्ट चीज़ है जिसमें आप अपने आप को ये आपने रियलाइज़ करवाना है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, उसका एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला रख लें कि जब आप खुद पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो आप कामयाब इंसान हैं। ओके, अपनी ज़िंदगी से आपने बहुत सारे लेसन लर्न किए होंगे, कोई से 2 शेयर कीजिएगा। लाइफ़ टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ़ रही है, और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा टफ़ रही है। 2 चीज़ें बहुत हैं, एक तो आपको तवक्कल रखना पड़ेगा। आपको अल्लाह ताला पे बहुत बहुत हाई लेवल का तवक्कल रखना पड़ेगा, मायूसी बिल्कुल नहीं करनी। दुनिया ये दुनिया जो है ना, ये बहुत बड़ी है, लेकिन लाइफ़ बहुत छोटी है। तो इसमें बहुत जल्दी जो है वो चीज़ें पलटा खा जाती हैं। अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आप अपनी लाइफ़ को रिपीट कर सकते हैं, दूसरी डिग्री पे घुमा सकते हैं। तो एडवाइस यही है कि आपने मायूस नहीं होना, मेहनत बिल्कुल नहीं छोड़नी, और तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ जो सबसे मेन है, वो आप सबसे पहले अपने अंदर देखो कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कौन-सी स्पेशल चीज़ पैदा की है, जो सिर्फ़ आपके लिए है। आप उसको यूटिलाइज़ करो, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, उसको जो है अपने उसके ऊपर तजर्बात करो। तो मैंने यही किया है, मुझे मेरे अंदर जो चीज़ थी, मुझे मैं कॉन्फिडेंट अपने आप को समझता था, तो मैंने इन्हीं चीज़ों पे रिलाय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम मोर देन इनफ फॉर माय सेल्फ एंड फॉर माय फैमिली। ओके, सो अली रज़ा, एज़ यू नो कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आप व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को अपना लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल राबिया, मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे मैंने अभी बात की है कि सबसे पहले तो आप खुद को देखें। अगर आपको खुद की समझ नहीं आ रही, तो आप अपने किसी टीचर के पास जाएँ, आप अपने किसी बड़े के पास जाएँ। आप उनसे जाके अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पूछें कि उनको क्या लगता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही, तो पहले तो आप खुद ट्राई करें। आप जिस फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपकी जो चीज़ें आपका प्लस पॉइंट है, आप हमेशा उन्हीं पे खेलें। कामयाबी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, कामयाबी को लिमिटेड रखें, कामयाबी का मतलब बिल्कुल छोटा रखें। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी आप समझना शुरू कर दें कि मैं खुद पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ, तो आप ये बिल्कुल सोच लें कि आप कामयाब इंसान हैं। कामयाबी को थोड़ा छोटा डिफ़ाइन करेंगे, आप लाइफ़ में ईज़ी रहेंगे, आपको लाइफ़ के अचीवमेंट्स बहुत जल्दी मिलेंगी, और छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलेंगी। यही मेरा लेसन है हर आने वाले स्टूडेंट के लिए और हर यंग बच्चे के लिए। अली रज़ा, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि सेशन बहुत से देखने वालों को फ़ायदा देगा, और आपको भी बहुत सारे सेशंस में देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, अभी हमारे साथ अली रज़ा मौजूद थे। उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने ज़िंदगी का सफ़र शेयर किया, उनको क्या हर्डल्स आई, उन्होंने अपने इश्यूज़ को किस तरह से कवर किया, और नेक्स्ट उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं।
तो अगर आप सब भी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये कंप्लीट वीडियो देखें, ये सब उन्हीं के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।